उस पत्थर दिल सीईओ के साथ मेरा एक कॉन्ट्रैक्ट था। मैं बेहतरीन जीन दूंगा, वो 50 लाख देगी और बच्चा होते ही हिसाब चुकता। पर किसे पता था मेरा निशाना इतना पक्का निकलेगा कि एक ही बार में जुड़वा हो जाएंगे। ऑपरेशन थिएटर के बाहर भयानक हंगामा मचा था। मैंने मौके का फायदा उठाया, जो बच्चा धीरे से रो रहा था उसे उठाया, पैसे लिए और 9-2-11 हो गया। 6 साल तक गांव में मैंने उसे खिला पिलाकर एकदम गोल मटोल कर दिया। सब ठीक चल रहा था जब तक मैं अपने बेटे को लेकर शहर में सब्जी बेचने नहीं आया। तभी एक शानदार गाड़ी मेरे तिपहिया के आगे रुकी और उसमें से एक सूट बूट वाला लड़का उतरा जो हूबहू मेरे बेटे जैसा दिखता था। मेरे बेटे शियाओमान ने ऐसी जोर से आवाज लगाई कि पूरा बाजार गूंज उठा। अरे बाप रे, ये तो बिल्कुल मेरी तरह दिख रहा है। आसपास सब्जी बेचने वाले, खरीदने वाले, सबकी नजरें फौरन मुझ पर आ टिकी। मैं समझ गया मेरा खेल खत्म। मेरा तो दिमाग ही सुन्न पड़ गया। मेरे हाथ में जो पत्ता गोभी थी वो छूटते छूटते बची और माथे से ठंडा पसीना बहने लगा। मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि गांव की मेरी 6 साल की सुकून भरी जिंदगी आज इस तरह सरेआम खत्म हो जाएगी। वो छोटा सा सूट और बो टाई पहने लड़का बिल्कुल किसी सीईओ का छोटा रूप लग रहा था। वो मुझे मेरे बेटे जैसी ही हैरानी से घूर रहा था। बस उसकी नजरों में थोड़ी परख और जिज्ञासा भी थी। और फिर उसके पीछे कार का दरवाजा दोबारा खुला। पहले काली स्टॉकिंग्स में एक लंबी टांग बाहर आई और फिर वो चेहरा जो मेरे डीएनए में ऐसा छप गया था कि सपने में देखकर भी मैं चौंक कर जाग जाता था। छिन बिंग 6 साल बाद। उसके तेवर अब भी वैसे ही थे। चेहरे पर बर्फ जैसी सख्ती और नजरें ऐसी जो किसी को भी जमा दें। बस फर्क इतना था कि आज उस कभी न बदलने वाले बर्फीले चेहरे पर एक दरार आ गई थी। उसकी नजर पहले मेरे बेटे शियाओमान के मिट्टी से सने चेहरे पर पड़ी जो बिल्कुल मेरी तरह दिखता था। फिर उसकी नजर धीरे धीरे उस सूट वाले लड़के पर गई। दो हूबहू एक जैसे लड़के। एक ने पैबंद लगी जीन्स पहनी थी, लग रहा था जैसे मिट्टी से निकला हो। दूसरा कस्टम डिजाइनर सूट में किसी राजकुमार जैसा था। हवा जैसे जम सी गई। मुझे लगा मेरी धड़कन 180 पर पहुंच गई है। शियाओमान ने चीख कर पूछा, पापा कुछ बोलो, क्या शहर में तुम्हारा दूसरा परिवार है? तुम मुझे और गांव की वांग दाहुआ को क्या जवाब दोगे? अरे बदमाश, मेरा वांग दाहुआ से रिश्ता कब हो गया? वो तो गांव के सरपंच की कुतिया है। मैंने फौरन शियाओमान का मुंह दबाया और रोने से भी बदतर मुस्कान के साथ कहा, बच्चा है जी, कुछ भी बोलता है। मगर छिन बिंग ने मेरी तरफ देखा तक नहीं। उसकी नजरें 2 तेजधार चाकुओं की तरह मुझे और शियाओमान को चीर रही थी। उसके पीछे खड़े काले कपड़ों वाले बॉडीगार्ड बिना आहट किए हमें घेरने के लिए आगे बढ़ने लगे। भागो! मेरे दिमाग में बस यही एक ख्याल था। मैंने अपने तिपहिया का एक्सेलरेटर पूरी ताकत से दबा दिया। 6 साल से मेरा साथ दे रहे उस पुराने साथी ने एक दहाड़ मारी और मुझे और गाड़ी भरी सब्जियों को लेकर आगे लपका। इसे पकड़ो! पीछे से छिन बिंग की बर्फीली आवाज गूंजी। धत तेरे की! एक जमाने में लोग मुझे घाटियों का शहंशाह कहते थे। मैंने एक्सेलरेटर जड़ तक घुमा दिया। मेरा तिपहिया सब्जी मंडी की तंग गलियों में पागलों की तरह भाग रहा था। उसने 2 फलों के ठेले पलट दिए और जमीन पर टमाटर कुचल दिए। दुकानदारों की गालियां और बॉडीगार्ड्स का शोर आपस में गूंजने लगा। पापा, आप कितने कूल लग रहे हो, जैसे कोई फिल्म चल रही हो। मेरी गोद में बैठा शियाओमान खुशी से चिल्लाया, खाक कूल, यहाँ जान के लाले पड़े थे, पर मेरा अकेला तिपहिया आखिर कब तक टिकता। मैं सब्जी मंडी से बाहर निकला ही था कि एक काली लैंड रोवर ने मेरा रास्ता रोक लिया। 2 बॉडीगार्ड्स ने मुझे किसी चूजे की तरह उठाया और गाड़ी से नीचे खड़ा कर दिया। छिन बिंग हाई हील्स पहने कदम ब कदम चलकर मेरे सामने आ गई। जियांग जी। उसकी आवाज धीमी थी, पर मैं पूरा कांप गया। बहुत वक्त हो गया। मैंने बड़ी मुश्किल से सिर उठाया और चेहरे पर एक चापलूसों वाली मुस्कान चिपकाकर कहा, सीईओ छिन, क्या इत्तेफाक है, आप भी सब्जी खरीदने आई हैं? छिन बिंग के होंठ का कोना सिर्फ फड़का। उसने कोई जवाब नहीं दिया, बस नीचे झुकी और बॉडीगार्ड की गोद में बैठे शियाओमान की तरफ हाथ बढ़ाया, शायद उसका चेहरा छूने के लिए। लेकिन शियाओमान ने गर्दन पीछे खींच ली और उसे शक भरी नजरों से देखा। छिन बिंग का हाथ हवा में ही रुक गया। उसने गहरी सांस ली और फिर खड़ी हो गई। 6 साल पहले मैंने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया था, है ना? छिन बिंग की आवाज बिल्कुल शांत थी, मगर उस शांति के नीचे एक ज्वालामुखी फटने को तैयार था। मुझे महसूस हुआ कि बॉडीगार्ड्स की पकड़ मेरे कंधों पर और कस गई। हाँ बोला तो भी मरूंगा, ना बोला तो भी। इससे अच्छा है कि झूठ पर ही अड़ा रहूं। मैंने फौरन दिमाग दौड़ाया और फौरन चेहरे पर एक हैरान परेशान मासूम सा भाव ले आया। जुड़वा बच्चे? सीईओ छिन, आप ये क्या कह रही हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैंने पूरी ईमानदारी से शियाओमान की तरफ इशारा किया। ये तो मेरा भतीजा है। मेरे बड़े भाई और भाभी एक कार एक्सीडेंट में गुजर गए। मैंने ही बड़ी मुश्किल से इसे पाल पोस कर बड़ा किया है। मैंने 2 आंसू निचोड़ने की भी कोशिश की। देखिए ना, ये बच्चा बिल्कुल मुझ जैसा दिखता है। कहते नहीं है, भतीजा बुआ पे जाता है और भांजा मामा पे। मैं अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया कि शियाओमान बिगड़ गया। पापा, आप झूठ क्यों बोल रहे हो? आपका भाई कब था? मेरे दादा दादी तो कब के गुजर चुके। अरे यार, ये बेटा तो अपने बाप की लुटिया डुबोने पर ही तुला था। मेरा मन किया कि जमीन फट जाए और मैं उसमें समा जाऊं। तभी छिन बिंग ने कुछ कागजात आगे बढ़ाए। ये छिन झाओ का बर्थ सर्टिफिकेट और अस्पताल के रिकॉर्ड्स हैं। उसकी नजरें मुझ पर ही गड़ी थी। रिकॉर्ड्स के मुताबिक उस साल B नंबर इंक्यूबेटर का बच्चा जन्म के 3 घंटे बाद गायब हो गया था। ये सुनते ही मेरा तो कलेजा मुंह को आ गया। गड़बड़ हो गई। उस वक्त भागने की जल्दी में मैं सबूत मिटाना ही भूल गया। नहीं,
ये बस एक इत्तफाक है, जरूर इत्तफाक है। पर छिन बिंग ने मुझसे कोई और बहस नहीं की। उसने सीधे बॉडीगार्ड्स को हुक्म दिया, इन्हें युंडिंग मैनर ले चलो और वकील को बोलो मुझे तुरंत पितृत्व परीक्षण करवाना है। और बस मुझे किसी मुजरिम की तरह पकड़ लिया गया। 2 बॉडीगार्ड्स ने मुझे उठाकर सीधा लैंड रोवर में पटक दिया। शियाओमान को भी अंदर बिठाया गया, पर उसे कोई फिक्र नहीं थी। वो तो मजे से लेदर की सीट पर हाथ फेरने लगा। पापा, यह गाड़ी आपके ठेले से ज्यादा आरामदायक है, पर उतनी तेज नहीं है। मैंने मन में सोचा, तेज होकर भी क्या कर लिया, पकड़ा तो गया ही। फिर पूरे रास्ते हम चुपचाप रहे और काफिला शहर के बाहर की तरफ बढ़ गया। हम पहुंचे रईसों के सबसे आलीशान इलाके युंडिंग मैनर। नाम से ही लग रहा था कि यह जगह कितनी महंगी होगी। गाड़ी एक महल जैसे बंगले के सामने रुकी और मुझे और शियाओमान को अंदर ले जाया गया। लिविंग रूम इतना बड़ा था कि उसमें पूरा स्पोर्ट्स डे हो जाता। छत पर लगे क्रिस्टल के झूमर से मेरी आंखें चौंधिया गईं। अंदर घुसते ही शियाओमान तो खुशी से पागल हो गया और कालीन पर लोटने लगा। छिन बिंग मेन सोफे पर बैठी थी और वो दूसरा बच्चा छिन झाओ चुपचाप उसके पास बैठा था। हाथ में टैबलेट था, पर उसकी नजरें बार बार फर्श पर कुत्ते की आवाज निकाल रहे शियाओमान की तरफ जा रही थी। दोनों बच्चों का फर्क साफ था। आखिरकार छिन बिंग ने अपनी चुप्पी तोड़ी। मैं तुम्हें एक मौका देती हूँ, वो 50 लाख मुझे लौटा दो और बच्चे को यहीं छोड़कर दफा हो जाओ। यह सुनते ही मेरा तो दिल ही बैठ गया। पैसे? अरे वो 50 लाख तो गांव में घर बनाने, जमीन खरीदने और हम बाप बेटे के 6 साल के खर्च में उड़ चुके थे। लेकिन पैसों से भी बड़ी बात यह थी कि वो मुझसे शियाओमान को छोड़ने को कह रही थी। मैंने अपने उस बेटे को देखा जो कालीन पर बेतहाशा दौड़ता हुआ बेफिक्र हंस रहा था। वो मेरे जिगर का टुकड़ा था जिसे मैंने 6 साल तक अपने हाथों से पाला था। मैंने एक गहरी सांस ली और पहली बार छिन बिंग की आंखों में सीधे देखकर बोला, सीईओ छिन, पैसे मैं लौटाने का कोई रास्ता निकाल लूंगा, लेकिन शियाओमान मेरा बेटा है। तुम्हारा बेटा? छिन बिंग ऐसे हंसी जैसे दुनिया का सबसे बड़ा मजाक सुन लिया हो। अपना कॉन्ट्रैक्ट भूलो मत, तुम सिर्फ एक जीन डोनर थे। कॉन्ट्रैक्ट में ये तो नहीं लिखा था कि जुड़वा हुए तो क्या होगा, मैंने अड़ते हुए कहा। और तब वो इतना कमजोर था कि डॉक्टरों ने भी उम्मीद छोड़ दी थी। मैं ही तो उसे गांव ले गया था। चावल के पानी और देसी नुस्खों से एक एक चम्मच पिलाकर मैंने उसकी जान बचाई थी। और ये सच था। शियाओमान इतना कमजोर पैदा हुआ था कि बिल्ली के बच्चे की तरह रोता था। मैं उसे लेकर भागा तो आधा पैसों के लिए और आधा इस डर से कि उसकी पत्थर दिल माँ उसे सच में मरने के लिए छोड़ देगी। ये सुनकर छिन बिंग का चेहरा एक पल को बदला, पर वो फौरन पहले जैसी सर्द हो गई। मुझे इस कहानी से कोई मतलब नहीं, मैं सिर्फ नतीजा देखती हूँ और नतीजा यह है कि तुमने मेरे पैसे चुराए और मेरा बेटा भी। उस महल में कैद होने के पहले ही दिन मुझे समझ आ गया था कि अमीरों की जिंदगी कितनी बोरिंग होती है। छिन बिंग ने हमें जो गेस्ट रूम दिया वो गांव में मेरे पूरे घर से भी बड़ा था। उसमें अपना बाथरूम, ड्रेसिंग रूम और एक बालकनी थी जहां से पूरा गोल्फ कोर्स दिखता था। शियाओमान तो खुशी से पागल ही हो गया। वो 2 मीटर चौड़े बिस्तर पर कूद कूद कर कीमती रजाई को ट्रैम्पोलिन बनाए हुए था। पापा, अब हम यहीं रहेंगे क्या? यह तो गांव वाले वांग अंकल के सुअर बाड़े से भी बड़ा है। इस लड़के की मिसालें भी ना। खैर, मैं उसकी तरह खुश नहीं था। मैंने दरवाजा खोलने की कोशिश की, पर वो टस से मस न हुआ। बाहर 2 बॉडीगार्ड पहरेदारों की तरह जमे हुए थे। खिड़कियां भी बस जरा सी खुल रही थीं। इन्होंने तो हमें सच में कैदी बना लिया था। तभी दोपहर के खाने के लिए एक नौकरानी ने दरवाजा खटखटाकर हमें डाइनिंग रूम में बुलाया। लंबी सी डाइनिंग टेबल पर शाही दावत सजी थी। वेस्टर्न, चाइनीज, जापानीज क्या कुछ नहीं था। छिन बिंग मुख्य सीट पर थी और छिन झाओ उसके बाईं तरफ बैठा था। वो चुपचाप छुरी कांटे से अपना स्टेक काट रहा था और दूसरी तरफ मेरा शियाओमान। उसने ऐसा नजारा भला कहाँ देखा था। उसने एक बड़ा सा लॉबस्टर उठाया और सीधा मुंह में डालने ही वाला था कि मैंने फुसफुसाकर कहा, शियाओमान रुको। मैंने उसे फौरन रोका। इसे हाथ से नहीं खाते, अच्छा नहीं लगता। और ये कहते हुए मैंने सदे हाथों से औजार उठाए, उसके लिए लॉबस्टर का मांस निकाला और प्लेट में रख दिया। शुक्रिया पापा, शियाओमान ने प्यारी सी मुस्कान के साथ कहा। उसने कांटे से एक टुकड़ा उठाया, पर खुद न खाकर मेरे मुंह के आगे कर दिया। पहले पापा खाएंगे। मेरा दिल भर आया और मैंने वो निवाला खा लिया। मेरे सामने बैठी छिन बिंग के हाथ एक पल के लिए रुक गए। वो हम बाप बेटे को देख रही थी और उसकी आंखों में अजीब से भाव थे। उसके बगल में बैठे छिन झाओ ने भी खाना रोक दिया था और चुपचाप हमें देख रहा था। छिन बिंग ने गला साफ करके चुप्पी तोड़ी, फिर एकदम हुक्म वाले अंदाज में बोली, जियांग शियाओमान, आज से तुम्हें तौर तरीके सीखने होंगे। खाते समय शोर नहीं, हाथ से नहीं पकड़ना और छुरी कांटे का इस्तेमाल सीखना है। शियाओमान का मुंह लॉबस्टर से भरा था। उसने तुतलाते हुए पूछा, ये तौर तरीके क्या होते हैं? खाने की चीज है। छिन बिंग की तो त्योरियां चढ़ गईं। उसने छिन झाओ को हुक्म दिया, इसे सिखाओ। बेचारे छिन झाओ ने छुरी कांटे नीचे रखे, एक नया जोड़ा शियाओमान को पकड़ाया और धीरे से बोला, इन्हें ऐसे पकड़ते हैं। शियाओमान ने उसकी नकल करने की कोशिश की, पर छनाक से कांटा नीचे और उसे उठाने झुका तो धड़ाम से सिर मेज से जा टकराया। बस पूरे डाइनिंग रूम में हंगामा मच गया। नौकरानियों को भाग दौड़ करते और छिन बिंग का चेहरा तमतमाते देखकर सच कहूं तो मुझे अंदर ही अंदर मजा आ रहा था। और समझो गांव वालों को कम, मेरा बेटा अकेला ही तुम्हारा महल गिराने को काफी है। जैसे तैसे वो सिरदर्द वाला खाना खत्म हुआ। छिन बिंग ने छिन झाओ को पास बुलाकर कुछ महंगे खिलौने दिए और कहा, झाओ झाओ, छोटे भाई को खेलने के लिए टॉय रूम में ले जाओ। फिर उसकी ठंडी नजरें शियाओमान पर पड़ी।
ये सब तुम्हारे हैं, जो पसंद हो ले लो। अरे ये तो साफ साफ लालच देकर फंसाने की चाल थी। मेरे दिमाग में खतरे की घंटी बजने लगी। पैसों से मेरे सीधे साधे बेटे को खरीदना चाहती है? सवाल ही नहीं। पहली बार दो हूबहू एक जैसे दिखने वाले लड़के आमने सामने खड़े थे। छिन झाओ के हाथ में एक खिलौना था, पर वो कुछ घबराया हुआ सा था। शियाओमान ने उसके चारों ओर एक चक्कर लगाया, फिर हाथ बढ़ाकर उसके कपड़े टटोलने लगा। वाह, तुम्हारे कपड़े तो बड़े मुलायम हैं, मेरे पापा की बनियान से भी ज्यादा। ये सुनकर छिन झाओ का चेहरा शर्म से लाल हो गया। छिन झाओ धीरे से बोला, ये सिल्क है। शियाओमान ने फौरन उसका हाथ पकड़ा। चलो मैं तुम्हें एक मजेदार जगह ले चलता हूँ। मैं भी चुपके से उनके पीछे हो लिया। शियाओमान छिन झाओ को खींचकर घर के पिछवाड़े एक बड़े से पेड़ के नीचे ले गया। यहीं रुको, उसने आस्तीनें चढ़ाई, हथेलियों पर थूका और देखते ही देखते पेड़ पर चढ़ गया। वो एक डाल पर मजबूती से बैठ गया और नीचे हैरान खड़े छिन झाओ को बुलाने लगा। ऊपर आ जाओ, यहाँ से नजारा बहुत अच्छा है। छिन झाओ ने सिर उठाया। उसकी आंखों में ललक तो थी, पर वो डरा हुआ भी था। छिन झाओ की आवाज में डर था। मैं कभी पेड़ पर नहीं चढ़ा। पर शियाओमान तो उस्ताद निकला। डरता क्यों है? मैं सिखाता हूँ। यहाँ हाथ रख, पैर वहाँ, हाँ बस ऐसे ही। शियाओमान के हौसला देने पर छिन झाओ सच में किसी तरह ऊपर चढ़ने लगा। मैं पेड़ से टिककर ये सब देख रहा था और मेरे मन में अजीब सी उथल पुथल मची थी। तभी पीछे से छिन बिंग की आवाज आई, जियांग जी, तुम्हें लगता है तुम्हारी ये परवरिश उसे कैसा भविष्य देगी? मैंने पलटकर देखा तो वो वहां खड़ी थी, न जाने कब से। उसके चेहरे पर तंज भरी मुस्कान थी। क्या सिखा रहे हो? घोंसले तोड़ना? मैं बस मुस्कुराया और पेड़ की तरफ इशारा किया। सीईओ छिन, मैं उसे अरबों की जायदाद नहीं दे सकता, लेकिन मैं उसे एक खुशहाल बचपन दे सकता हूँ। देखिए, आपका बेटा भी तो कितना खुश है। छिन बिंग ने मेरी उंगली की तरफ देखा। पेड़ पर शियाओमान की मदद से छिन झाओ आखिरकार एक नीची डाल पर चढ़ गया था। वो डर के मारे तने को पकड़े था, लेकिन उसके चेहरे पर ऐसी खुशी चमक रही थी जो मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। दोनों बच्चे उस डाल पर साथ साथ बैठे थे। शियाओमान बड़ी बड़ी डींगे हाँक रहा था कि कैसे वो गांव का दादा था। ये सुनकर छिन बिंग की आंखें एक पल को चमकी और वो चुप हो गई। तभी अचानक चर्रर की आवाज आई और हादसा हो गया। जिस डाल पर छिन झाओ बैठा था वो उसका वजन सह नहीं पाई और उसमें दरार आ गई। वो डर के मारे चीखा और एक तरफ लटक गया, बस गिरने ही वाला था। झाओ झाओ! छिन बिंग की चीख निकल गई। उसका चेहरा पल भर में सफेद पड़ गया। मेरा भी कलेजा हलक में आ गया। लानत है, ये पेड़ इतना कमजोर था। और पलक झपकते ही बगल में बैठे शियाओमान ने फौरन हरकत की। वो एक छोटे बंदर की तरह झपटा और छिन झाओ की कमर कसकर पकड़ ली। डरो मत, मुझे पकड़ लो। उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर गिरते हुए छिन झाओ को वापस खींच लिया, पर झटके के कारण दोनों बच्चे एक साथ डाल से फिसल गए। गनीमत थी कि डाल ज्यादा ऊंची नहीं थी और वो घनी घास पर गिरकर एक दूसरे में उलझ गए। मैं और छिन बिंग एक साथ बच्चों की तरफ भागे। झाओ झाओ, तुम ठीक तो हो? छिन बिंग ने फौरन छिन झाओ को उठाया और उसे ऊपर नीचे देखने लगी। उसकी आंखें लाल हो चुकी थीं। शियाओमान, मैंने भी जल्दी से अपने बेटे को उठाया। पापा, मेरी तो कमर टूट गई। लेकिन दर्द के बावजूद उसने सबसे पहले छिन झाओ की तरफ देखकर पूछा, ओए छोटे सूट वाले, तू ठीक तो है? छिन झाओ अभी भी सदमे में था। उसने ना में सिर हिलाया, फिर जियांग शियाओमान की ओर देखकर धीरे से कहा, शुक्रिया। यह पहली बार था जब उसने अपनी तरफ से शियाओमान से बात की थी। छिन बिंग ने भी देख लिया कि छिन झाओ की कोहनी पर बस हल्की सी खरोच आई थी। तब जाकर उसने राहत की सांस ली, लेकिन अगले ही पल उसका सारा गुस्सा मुझ पर फूट पड़ा। जियांग जी, इसी को कहते हो खुशहाल बचपन। मेरे बेटे को लेकर ऐसे खतरे मोल लेने दिया। अगर आज झाओ झाओ को कुछ हो जाता तो मैं तुम्हारी बाकी जिंदगी जेल में सड़वाती। अरे यार, ये औरत तो बात ही नहीं समझती। मैं कुछ कहता उससे पहले ही मेरा बेटा बोल पड़ा, इसमें मेरे पापा की कोई गलती नहीं है। मैं ही उसे पेड़ पर चढ़ने ले गया था। मर्द होकर जरा सा गिरने से क्या होता है? मैं तो रोज गिरता हूँ। वो अपना छोटा सा सीना फुलाकर मेरे आगे खड़ा हो गया, जैसे कोई चूजा अपनी माँ को बचा रहा हो। और मैंने उसे बचाया भी। आपको तो मुझे थैंक यू बोलना चाहिए। उसके इस जवाब से छिन बिंग हक्की बक्की रह गई। वो सामने खड़े उस बच्चे को देखती रही जिसका चेहरा हुबहू उसके बेटे जैसा था, पर तेवर एकदम टपोरी वाले थे। छिन बिंग की तो जैसे बोलती ही बंद हो गई। तभी छिन झाओ बोला, माँ आप इन्हें दोष मत दीजिए, मैं खुद पेड़ पर चढ़ना चाहता था। यह सुनकर बेचारी का चेहरा कभी पीला पड़ रहा था, कभी सफेद। शायद जिंदगी में पहली बार उसके दोनों बेटों ने मिलकर उसके खिलाफ बगावत की थी। आखिरकार उसने गुस्से में छिन झाओ को गोद में उठाया और धमकी दी, देखती हूँ मैं तुम लोगों को, और बिना पीछे मुड़े घर के अंदर चली गई। मैं झुककर शियाओमान का सिर सहलाने लगा। शाबाश मेरे शेर। वो भी अपनी छाती फुलाकर बोला, आखिर बेटा किसका हूं? देखने में तो इस बहस में मेरी हार हुई थी, लेकिन मैं जानता था कि मैंने दोनों बच्चों के दिलों में एक बीज बो दिया है। उसी रात छिन बिंग ने पैसों के दम पर बाजी पलटने की कोशिश की। उसने नौकरानियों को हुक्म दिया कि एक कमरे जितने खिलौने जियांग शियाओमान के कमरे में लाकर पटक दिए जाएं। रिमोट वाली गाड़ियां, लेगो के महल, लिमिटेड एडिशन एक्शन फिगर, खिलौनों का एक पहाड़ सा बन गया था। दरवाजे पर खड़ी छिन बिंग ने कहा, ये सब तुम्हारे लिए हैं। उसके चेहरे पर अब भी वही बर्फ जमी थी। अगर तुम चुपचाप मेरी बात मानोगे तो आगे इससे भी ज्यादा मिलेगा। लो जी, अमीरी का जाल फेंका जा रहा था। मैं घबराकर जियांग शियाओमान की तरफ देखने लगा।
मेरे बेटे ने खिलौनों के उस पहाड़ को थोड़ी देर खंगाला और आखिर में सबसे सस्ती वाली पानी की पिस्तौल उठा ली। फिर उम्मीद से पूछा, पापा क्या मैं इससे खेल सकता हूँ? मैंने हाँ में सिर हिला दिया। वो फौरन खुश होकर बंदूक से छत की तरफ प्यू प्यू करने लगा, फिर उसे एक तरफ फेंका और दौड़कर वापस मेरे पीछे पड़ गया। पापा कहानी सुनाओ ना, वही वाली जिसमें आपने जंगली सुअर को भगाया था। अरे मैंने कब भगाया, उल्टा सुअर ने मुझे मीलों दौड़ाया था। खैर मैंने गला साफ किया और मैं पूरे चटखारे लेकर वो मनगढ़ंत किस्सा सुनाने लगा। श्याओमान मजे से सुनते सुनते मेरी गोद में ही सो गया। मैंने उसे उठाकर धीरे से बिस्तर पर लिटा दिया। मैंने मुड़कर देखा तो छिनबिंग अब भी दरवाजे पर खड़ी थी। उसकी नजर उन महंगे खिलौनों पर थी जिन्हें श्याओमान ने रद्दी समझकर छोड़ दिया था। फिर उसकी नजर बिस्तर पर चैन से सो रहे मेरे बेटे पर पड़ी। उसकी आंखों में ऐसे उलझे हुए भाव थे जो मैं समझ नहीं पाया। मैं उसके पास गया और धीरे से बोला, सीईओ छिन, देखा आपने कि कुछ चीजें पैसों से नहीं खरीदी जा सकती, जैसे एक बाप का प्यार। यह कहकर मैंने शान से अपनी छाती चौड़ी कर ली। छिनबिंग बहुत देर तक खामोश रही। मुझे लगा था कि वो बॉडीगार्ड्स बुलाकर मुझे बाहर फेंक देगी, पर वो बोली, कल पितृत्व परीक्षण के लिए सैंपल भेजे जाएंगे जियांग जी, तुम बस दुआ करो कि वो मेरा बेटा न निकले। इतना कहकर वो मुड़ी और चली गई। उसकी पीठ को जाता देख मेरी जीत की सारी खुशी एक पल में गायब हो गई। एक पल को लगा ये औरत शायद उतनी बुरी नहीं है, पर यह ख्याल मेरे दिमाग में बस 3 सेकंड ही टिका, क्योंकि मुझे याद आया जियांग शियाओमान 100% उसी का बेटा है। और नतीजा आते ही मेरी तो शामत पक्की है। नहीं, मैं हाथ पर हाथ धरकर नहीं बैठ सकता। अगली सुबह फैमिली डॉक्टर अपना पूरा तामझाम लेकर आ धमका। सोफे पर हम तीनों बैठे थे, माइनस मैं, जियांग शियाओमान और छिन झाओ। हम तीनों सोफे पर लाइन में बैठे खून देने का इंतजार कर रहे थे। छिनझाओ को तो इसकी आदत थी, उसने बिना कोई भाव दिखाए अपनी बाह आगे बढ़ा दी, पर शियाओमान का तो यह पहला मौका था। डर से उसका चेहरा ही उतर गया था। वो डर के मारे मेरी गर्दन से चिपक गया। मुझे सुई नहीं लगवानी, सुई से लोग मर जाते हैं। अरे बदमाश, टीका लगवाते समय तो सबसे बहादुर बनता है। डर मत, मैंने उसे समझाया। बस जैसे मच्छर ने काटा हो वैसा लगेगा, दर्द नहीं होगा पक्का। मैं उसे तो दिलासा दे रहा था, पर मेरा खुद का दिमाग तूफान की रफ्तार से चल रहा था। मुझे सैंपल के साथ कुछ तो गड़बड़ करनी ही होगी। मेरी नजरें मेज पर रखी सैंपल की शीशियों पर टिक गईं। डॉक्टर ने पहले छिनझाओ का खून लिया और शीशी पर उसका नाम चिपकाया। फिर जैसे ही शियाओमान की बारी आई, उसने रो रोकर पूरा घर सिर पर उठा लिया और मेरी गोद में छटपटाने लगा। नहीं, मुझे नहीं लगवानी। डॉक्टर और दोनों नौकरानियां उसे संभालने दौड़ी। कमरे में पूरी अफरा तफरी मच गई और बस यही तो मेरा मौका था। जब सबका ध्यान शियाओमान पर था तो मैंने चुपके से अपने नाखून से बाह पर जोर का खरोच लगाया और जैसे ही डॉक्टर ने शियाओमान को सुई लगाई, मैंने उसे संभालने का नाटक करते हुए अपना हाथ उसकी बाह के नीचे सरका दिया और मेरे खून की एक बूंद चुपके से जियांग शियाओमान के नाम वाली सैंपल की शीशी में जा गिरी। यह करने के बाद मैंने राहत की सांस ली। अब बस रिपोर्ट में यह आ जाए कि शियाओमान का मुझसे कोई रिश्ता नहीं है और छिनबिंग से भी नहीं, तो उसके पास मुझे यहाँ रखने की कोई वजह नहीं बचेगी। मैं सच में जीनियस हूँ। पर सैंपल लेने के बाद डॉक्टर ने हम तीनों का माउथ स्वैब नमूना भी लिया, यह कहकर कि यह डबल चेक के लिए है। सारी मेहनत पर पानी फिर गया। मेरा दिल वापस हलक में आ गया। उन सील किए हुए सैंपल बैग्स को देखकर मुझे लगा कि वो सैंपल नहीं, मेरी मौत का फरमान है। दोपहर में छिनबिंग को कंपनी में मीटिंग के लिए जाना था। जाने से पहले उसने मुझे और जियांग शियाओमान को खास तौर पर अपने पास बुलाया और बोली, आज छिनझाओ के पियानो टीचर आएंगे। जियांग शियाओमान, तुम ठीक से रहना। उसने मुझे घूर कर चेतावनी दी, उसे काबू में रखना वरना मैं देख लूंगी। मुझे धमका रही थी, मैं क्या डरता हूँ उससे। खैर, छिनबिंग के जाने के बाद एक टक्सीडो पहने आदमी अंदर आया, बालों में तेल लगाकर चिपकाए एक अधेड़ उम्र का आदमी। यही था छिनझाओ का पियानो टीचर। सुना था कि कोई इंटरनेशनल लेवल का मास्टर है। वो मास्टर बड़े से हॉल में उस पियानो के सामने जा बैठा, जो देखने में ही एक जागीर लग रहा था। छिनझाओ भी चुपचाप उसके पास बैठ गया। जैसे ही पियानो की धुन बजी, शियाओमान भी उत्सुकता से पास पहुंच गया। वो पियानो से सटकर अपनी बड़ी बड़ी आंखों से देखने लगा। वाह, ये बड़ा सा डब्बा तो खुद गाता है। मास्टर की त्योरियां तो चढ़ी, पर उसने शियाओमान पर ध्यान नहीं दिया और धुन पूरी की। फिर वो मास्टर छिनझाओ की उंगलियों पर चिल्लाने लगा, गलत, यहाँ जोश दिखना चाहिए, ऐसा ढीलापन नहीं, कलाई ऊपर उठाओ। कितनी बार बताऊं तुम्हें, सुअर हो क्या, इतनी आसान धुन याद नहीं रहती। उस मास्टर का रवैया और आवाज दोनों बिगड़ते जा रहे थे। छिनझाओ सिर झुकाए था और उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया था। उसकी आंखों में आंसू थे, पर बेचारा रो भी नहीं पा रहा था। ये देखकर मेरा तो खून खौल गया। क्या बकवास मास्टर है। शियाओमान से भी ये सब बर्दाश्त नहीं हुआ। वो अचानक पियानो की तरफ भागा और जोर से उसकी कीज पर हाथ मार दिया। सब चौंक गए। फिर उसने मास्टर को उंगली दिखाई, उसे मत डांटो भाई, दांव तो तगड़ा था। मास्टर गुस्से से कांप रहा था। उसने मेरी तरफ उंगली उठाई, यही सिखाया है तुमने इसे। मैं धीरे धीरे चलकर उसके पास गया और शियाओमान को अपने पीछे कर लिया। आप ही मास्टर ली हैं, है ना? माना मेरा बेटा थोड़ा बदतमीज है,
पर बात तो उसने सही कही है, मैंने छिंझाओ को देखते हुए कहा। बच्चों को सिखाया जाता है, उन पर चिल्लाया नहीं जाता। आपके इस तरीके से उसका हौसला तोड़ने के अलावा और क्या फायदा है? मास्टर ने मुझे नीची नजरों से देखा। तुम आर्ट के बारे में क्या जानते हो? तुम जैसे गवार ने कभी शोपां का नाम सुना है? मैं हंस दिया। शोपां? नहीं, उसे तो नहीं सुना, पर एक बात मैं जानता हूँ कि धुन कितनी भी कमाल की हो, बजती तो लोगों के लिए ही है, और जो कला खुशी न दे वो किसी काम की नहीं। इतना कहकर मैं पियानो के पास गया और अपनी आस्तीनें ऊपर चढ़ाई। पियानो ही तो बजाना है। सबकी हैरान नजरों के बीच में बैठ गया, एक गहरी सांस ली और याद की वो धुन जो कॉलेज में लड़कियों को इम्प्रेस करने के लिए मैंने घिस घिस कर सीखी थी। और फिर मेरी उंगलियों ने पियानो पर एक जानी पहचानी धुन छेड़ दी। लकड़ी की काठी, काठी पे घोड़ा, घोड़े की दुम पे जो मारा हथौड़ा। मैंने वो बच्चों वाला गाना इतने जोश से बजाया कि पूरा हॉल सन्न रह गया। पियानो मास्टर का मुंह खुला का खुला रह गया और छिंझाओ तो बस आंखें फाड़े देख रहा था। उसे देखकर लग रहा था जैसे कोई नई दुनिया मिल गई हो। गाना खत्म हुआ। माहौल तो बन गया था। मैं स्टाइल से खड़ा हुआ और उस मास्टर की तरफ देखकर भौहें उचकाईं। क्यों मास्टर साहब? मेरी धुन में इमोशन और जोश बराबर था ना। बेचारे का चेहरा कभी लाल हो रहा था, कभी सफेद। वो मेरी तरफ उंगली उठाकर बस तुम करता रहा। मुंह से एक लफ्ज नहीं निकला। आखिर में उसने गुस्से में अपना हाथ झटक दिया। वाहियात, यह तो आर्ट का अपमान है, वो चिल्लाया और अपना बैग उठाकर गुस्से में पैर पटकता हुआ निकल गया। जाते जाते धमकी भी दे गया, मैं छिन बिंग को सब सच सच बताऊंगा। करनी है रिपोर्ट तो कर दे, कौन डरता है। मास्टर के जाते ही छिंझाओ मुझे किसी हीरो की तरह देखने लगा। अंकल, आपने बहुत अच्छा बजाया। और नहीं तो क्या, मैंने गर्व से छाती चौड़ी कर ली। सीखना है, अंकल सिखाएंगे। हाँ, और बस उस पूरी दोपहर युंडिंग मैनर के उस आलीशान हॉल में बच्चों के गानों की धुनें गूंजती रहीं। टिमटिमाते तारे जैसी कितनी ही धुनें। शियाओमान नाचता, मैं बजाता और छिंझाओ तालियां पीटता। हम तीनों अपनी ही धुन में मगन थे और तभी छिनबिंग अपनी मीटिंग खत्म करके पहुंची। जब वो थकी हारी घर लौटी तो दरवाजे पर ही ठिठक गई। वो बस हॉल में हंसते खेलते हम 3 मर्दों को देखती रही, 2 छोटे एक बड़ा। वो एक पल के लिए गुस्सा करना भी भूल गई। तभी छिंझाओ चिल्लाया, माँ आप आ गई, अंकल ने मुझे पियानो सिखाया, बहुत मजा आया। यह सुनकर छिनबिंग तो स्तब्ध रह गई। यह पहली बार था जब उसने छिंझाओ को इतनी खुशी से हंसते देखा था। उसकी नजरें छिंझाओ को लांघकर मुझ पर आ टिकी। उन आंखों में अब वो कोरी ठंडक नहीं बल्कि थोड़ी हैरानी और उलझन थी। हाँ, मुझे लगा चलो भाई ये बर्फ की चट्टान अब पिघलने वाली है। मैंने उसे देखकर एक विजयी मुस्कान दी, पर अगले ही पल उसका फोन बज उठा। फोन पर कुछ सुनते ही उसका चेहरा एकदम सख्त हो गया। क्या कहा तुमने? फोन पर यकीनन मास्टर ली मेरी शिकायत कर रहा था। छिनबिंग ने बस कहा, ठीक है समझ गई, और फोन काट दिया। उसने दोबारा मेरी ओर देखा और उसकी आंखों में आई जरा सी नरमी एक ही पल में गायब हो गई। उसकी आंखों का तापमान 0 से भी नीचे चला गया था। जियांग जी, तुम तो बड़े हुनरमंद हो। अरे ज्यादा तारीफ हो गई। बस दुनिया में नंबर 3। छिनबिंग ने गहरी सांस लेकर अपना गुस्सा दबाया। कल छिंझाओ के स्कूल में पेरेंट चाइल्ड स्पोर्ट्स डे है। तुम शियाओमान को लेकर साथ चलोगे? मैं वहां क्या करूंगा? मैं उसकी माँ हूं। तुम भी चलो उसके दूसरे पेरेंट बनकर। लग रहा था वो शब्द उसके मुंह से निकल ही नहीं रहा था। वो शब्द था पिता। और सबसे जरूरी, वहां ढंग से रहना। कोई तमाशा खड़ा मत करना, वरना अंजाम तुम जानते हो। वाह, ये तो वही बात हुई, एक थप्पड़ मारकर। नहीं, ये तो एक थप्पड़ मारकर और फिर उससे भी बड़ा थप्पड़। किसी रईस स्कूल के स्पोर्ट्स डे में जाना, ये तो मुझ जैसे देहाती को अमीरों के बीच फेंककर सरेआम तमाशा बनाना था। मैं कल होने वाली अपनी घोर बेइज्जती को अभी से महसूस कर सकता था। अगले दिन हम चारों 2 गाड़ियों में सवार होकर पूरे लाव लश्कर के साथ उस मशहूर रॉयल किंडरगार्टन की ओर निकल पड़े। किंडरगार्टन के बाहर महंगी गाड़ियों की लाइन लगी थी और पेरेंट्स ऐसे सजे धजे थे मानो रेड कारपेट पर आए हों। छिनबिंग के आते ही वो सबकी नजरों में छा गई और मैं बस उसके पीछे पीछे ऐसे चल रहा था जैसे मैं उसका कोई आदमी हूँ। जियांग शियाओमान और छिंझाओ हाथ में हाथ डाले आसपास की हर चीज को बड़ी हैरानी से देख रहे थे। खेल जल्द ही शुरू हुए और पहला इवेंट था 3 लेग्ड रेस। मैं और जियांग शियाओमान एक टीम में, छिनबिंग और छिंझाओ दूसरी। पापा, हम पक्का जीतेंगे। मैंने बगल में छिनबिंग के लिमिटेड एडिशन जूते देखे और फिर अपने, तो मेरी हिम्मत ही पस्त हो गई। बंदूक चलते ही मैं 1-2 चिल्लाते हुए जियांग शियाओमान को लेकर भागा। हम बाप बेटे का तालमेल कमाल का था और हम सबसे आगे थे। बस मंजिल तक पहुंचने ही वाले थे कि तभी एक हादसा हो गया। बगल के ट्रैक पर एक भारी भरकम पिता का पैर फिसला और वो सीधा छिनबिंग और छिंझाओ पर गिरने लगा। मैंने बिना सोचे समझे पैर में बंधी रस्सी खींची और उनकी तरफ दौड़ा। मैंने पूरी ताकत से छिनबिंग और छिंझाओ को धक्का दिया और वे लड़खड़ाकर घास पर जा गिरे। वो दोनों तो सही सलामत थे, मगर मैं उस 100 किलो के आदमी के नीचे बुरी तरह दब गया। उफ, मेरी तो कमर गई। टीचर और बाकी स्टाफ फौरन दौड़कर आए और सबने मिलकर जैसे तैसे उस आदमी को मेरे ऊपर से हटाया। सर, आप ठीक तो हैं? मैं जमीन पर किसी अधमरे कुत्ते की तरह पड़ा था और होश में आने में काफी वक्त लग गया। छिनबिंग भी अपनी इमेज की परवाह करना भूल गई थी। वो फौरन भागकर मेरे पास आई और झुककर मुझे देखने लगी। जियांग जी, तुम ठीक हो?
उसकी आवाज में एक ऐसी घबराहट थी जो शायद उसने खुद भी महसूस नहीं की। मैंने बड़ी मुश्किल से सिर उठाया और जबरदस्ती मुस्कुराया। कुछ नहीं, जिंदा हूँ, बस लग रहा है जैसे ऊपर से कोई टैंक निकल गया हो। तभी जियांग शियाओमान और छिन झाओ भी रोते हुए दौड़कर आए। दोनों बच्चे मेरे दोनों तरफ लिपट कर फूट फूट कर रो रहे थे। उन्हें देख मेरा दिल पिघल गया और कमर का दर्द भी जैसे कम हो गया। हीरो बनकर हसीना को बचाने का ये दांव सफल रहा। आखिरकार मुझे एक घायल की तरह एम्बुलेंस में लादकर सीधा अस्पताल पहुंचा दिया गया। कई जांचों के बाद पता चला कि किस्मत अच्छी थी। कमर में सिर्फ सॉफ्ट टिश्यू की गंभीर चोट थी, हड्डी बच गई थी। मैं वीआईपी कमरे में लेटा नौकरानी से अपनी खातिरदारी करवा रहा था। स्कूल का मामला निपटाकर छिनबिंग भी आ पहुंची। वो बिस्तर के पास खड़ी बड़े अजीब से एक्सप्रेशन के साथ मुझे देख रही थी। शुक्रिया, उसने धीरे से कहा। शायद पहली बार था जब उसने इतने दिल से मुझे धन्यवाद कहा था। मैंने हीरो वाला पोज मारने की कोशिश की, लेकिन कमर में तेज चोट लगी और दर्द से मेरी शक्ल बिगड़ गई। सीईओ छिन, सिर्फ एक थैंक यू से काम नहीं चलेगा, मैंने मजाक में कहा। ये ड्यूटी पर लगी चोट है, इलाज का खर्चा, काम का नुकसान और मानसिक तनाव का हर्जाना आप देख लीजिए। छिनबिंग ने मुझे घूर कर देखा, लेकिन उसके होठों के कोने पर एक हल्की सी मुस्कान आ ही गई। सब मिल जाएगा तुम्हें। वो एक पल रुकी, फिर बोली, आज मेरी गलती थी, मुझे तुम्हें वहां नहीं भेजना चाहिए था। अरे वाह, मैडम ने माफी मांगना भी सीख लिया। कोई बात नहीं, इसे जिंदगी का एक तजुर्बा समझ लीजिए। मैंने शान से हाथ हिलाया ही था कि दरवाजा खुला और दोनों बच्चे अंदर झांकने लगे। उनके हाथ में फलों की एक टोकरी थी जो देखकर लग रहा था कि छिनबिंग अभी अभी खरीद कर लाई है। शियाओमान ने टोकरी रखकर दौड़कर मेरे पास आया। पापा, अभी भी दर्द हो रहा है? उसने फिक्र से पूछा। छिन झाओ ने भी सिर झुकाकर धीरे से कहा, सॉरी अंकल। अरे, इसमें तुम लोगों की कोई गलती नहीं, मैंने दोनों के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा। तुम दोनों ठीक हो, अंकल को यही देखकर खुशी है। छिन झाओ ने सिर उठाया, उसकी आंखें चमक रही थीं। अंकल, आज आप बहुत बहादुर थे। शियाओमान ने फौरन सीना फुलाया। बिल्कुल, मेरे पापा सुपरमैन हैं। इन दोनों की आंखों में वो हीरो वाली नजर देखकर मेरा सारा दर्द पल भर में हवा हो गया। छिनबिंग पास खड़ी चुपचाप हम तीनों को देख रही थी और उसकी नजरें भी नरम पड़ रही थीं। अगले कुछ दिन तो मैंने राजाओं वाली जिंदगी जी। छिनबिंग रोज अस्पताल मुझसे मिलने आती। बोलती ज्यादा नहीं थी, पर अब उसके अंदाज में पहले वाली कड़वाहट नहीं थी। दोनों बच्चे तो मेरे पर्सनल छोटे नर्स बन गए थे। जियांग शियाओमान का काम था मुझे चुटकुले सुनाना और छिन झाओ का काम था मुझे कहानियां सुनाना। एक दिन मैं उसकी प्यारी सी आवाज में कहानी सुन ही रहा था कि कमरे का दरवाजा धड़ाम से खुला। एक अनजान आदमी सूट बूट पहने अंदर घुसा और पीछे थी कैमरों की फौज लिए पत्रकारों की भीड़। आते ही वो चिल्लाया, सीईओ छिन, सुना है आपने चोरी छिपे बच्चे पैदा किए हैं और बच्चों के पिता को यहाँ अस्पताल में छिपा रखा है, क्यों सच है? कैमरों के फ्लैश चमकने लगे। मैं तो सन्न रह गया। छिनबिंग का चेहरा तमतमा गया और वो मेरे और बच्चों के आगे ढाल बनकर खड़ी हो गई। तुम लोग कौन हो? अंदर कैसे आए? सिक्योरिटी, वो चिल्लाई, पर वो आदमी मक्कारी से मुस्कुराया। सीईओ छिन, इतना गुस्सा क्यों? हम तो बस खबर पक्की करने आए हैं। यही है ना बच्चों के पिता? और ये दोनों आपके जुड़वां बेटे? उसने कैमरा सीधा मुझ पर, शियाओमान और छिन झाओ पर फोकस कर दिया। मैं समझ गया, मामला बिगड़ चुका था। ये छिनबिंग के बिजनेस दुश्मन थे और ये एक जाल था। वो इस स्कैंडल से उसे और उसकी कंपनी को बर्बाद करना चाहते थे। छिनबिंग गुस्से से कांप रही थी, लेकिन बच्चों को बचाने के लिए वो पीछे हट रही थी और पत्रकार उन्हें धकेलते हुए आगे बढ़ रहे थे। सीईओ छिन, जवाब दीजिए, इस आदमी से आपका क्या रिश्ता है? वो मेरे बिस्तर तक पहुंचने ही वाले थे। मैंने हिम्मत जुटाई, कमर का दर्द भूलकर बिस्तर से छलांग लगाई और पास की मेज से पानी का जग झपट लिया और पानी सीधा उन पत्रकारों के झुंड पर दे मारा। फोटो खींचनी है? जाओ अपने बाप की खींचो। फिर मैं छिनबिंग और बच्चों को खींचकर खिड़की की तरफ चिल्लाया, कूदो यहाँ से। मैं इन्हें रोकता हूँ। मेरी इस पागलपन भरी हरकत ने सबको चौंका दिया। गर्म पानी पड़ते ही पत्रकार चीखने लगे और पीछे हट गए। छिनबिंग भी हक्की बक्की थी। कूदें? यह तीसरी मंजिल है। तीसरी मंजिल क्या चीज है? मैंने चादर को रस्सी की तरह मरोड़ते हुए कहा। गांव में तो मैं 5वीं मंजिल से भी कूदा हूँ। खैर, मैं बस डींग हाँक रहा था। असल में दूसरी मंजिल से कूदा था और उसमें भी पैर में मोच आ गई थी। मैंने चादर का एक सिरा पाइप से बांधा और दूसरा खिड़की से बाहर फेंक दिया। फिर छिनबिंग और बच्चों को आगे करते हुए कहा, मैं आखिर में आऊंगा, तुम लोग इसके सहारे नीचे उतरो। छिनबिंग एक पल के लिए हिचकिचाई। बाहर और पत्रकार जमा होते देख छिनबिंग ने छिन झाओ को पकड़ा और सबसे पहले नीचे फिसल गई। जियांग शियाओमान तो बंदर से भी तेजी से उसके पीछे गया, चिल्लाते हुए, पापा, मैं नीचे आपको पकड़ लूंगा। जब आखिर में छिनबिंग भी बाहर निकल गई तो मैंने राहत की सांस ली। फिर उन पत्रकारों की तरफ मुड़ा जो अब तक संभल चुके थे और एक शातिर मुस्कान दी। मैंने बिस्तर के पास से तकिया उठाया और जो भी चीज हाथ लगी सब उठाकर उन पर फेंक मारी। आओ, आज तुम्हें पता चलेगा कि गांव वालों से पंगा लेने का अंजाम क्या होता है। काफी अफरा तफरी मचाने के बाद मैंने चादर पकड़ी और खिड़की से छलांग मार दी, लेकिन नीचे मेरा पैर फिसला और मेरे पिछवाड़े ने एक बार फिर जमीन को चूम लिया। कमर की चोट के ऊपर पिछवाड़े की मार मुझ पर तो डबल अटैक हो गया था। छिनबिंग फौरन मुझे सहारा देने आई।
उसकी आंखें गुस्से और चिंता से लाल थीं। तुम पागल हो, बकवास बंद करो, भागो यहाँ से, मैं एक टांग घसीटते हुए बोला। छिनबिंग के सहारे मैं दोनों बच्चों को लेकर किसी तरह अस्पताल से भागा। युंडिंग मैनर पहुंचकर भी हम सबके दिल दहल रहे थे। छिनबिंग ने फौरन फोन मिलाया। उसने अपनी क्राइसिस पीआर टीम को मामला संभालने को कहा और मैं वापस बिस्तर पर ढेर हो गया। इस बार सच में हिल भी नहीं पा रहा था। जियांग शियाओमान और छिन झाओ चिंता से मुझे घेरे हुए थे। पापा, आप मरने वाले हो क्या? वाह बेटा। खैर, अपना काम निपटा कर छिनबिंग मेरे कमरे में आई और सबको बाहर भेज दिया। कमरे में अब बस हम दोनों थे। उसने पूछा, आज तुमने ऐसा क्यों किया? मैंने अनजान बनते हुए कहा, क्या मतलब? वो तो अपनी जान बचाने के लिए किया था। मैं उसकी बात नहीं कर रही। छिनबिंग मेरे बिस्तर के किनारे आकर बैठ गई। तुम हमें छोड़ सकते थे, फिर हमें बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में क्यों डाली? मैंने उसकी तरफ देखा। उस पल उसका सारा दिखावा खत्म हो चुका था। उसके चेहरे पर थकान और उलझन साफ थी। वो अब कोई पत्थर दिल सीईओ नहीं, बल्कि बस एक आम औरत लग रही थी। मैं कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, मैंने वो तुम्हें बचाने के लिए नहीं किया। ये सुनते ही छिनबिंग की आंखों की चमक फीकी पड़ गई। मैं अपने बेटों को बचा रहा था। शियाओमान और छिन झाओ दोनों भाई हैं। मैं उनमें से किसी को भी तकलीफ में नहीं देख सकता। फिर मैं पल भर रुका और मुस्कुराया। और तुम मेरे बेटों की माँ हो, मैं तुम्हें भला किसी से पिटते कैसे देख सकता हूँ? यह सुनकर छिनबिंग सन्न रह गई। वो बहुत देर तक मुझे देखती रही, फिर उसने सिर झुका लिया और उसके कंधे हल्के हल्के कांपने लगे। मैंने देखा, एक आंसू उसके घुटने पर रखे हाथ पर आ गिरा। अरे बाप रे, वो रो पड़ी। मैं एकदम घबरा गया। अरे रो मत, मैंने तो बस यूं ही कह दिया था, मेरी जबान ही खराब है। तुम आज पहली बार तो जान नहीं रही हो। मैं हड़बड़ा कर उसे दिलासा देने के लिए हिला, पर कमर में फिर जानलेवा दर्द उठा। हिलो मत। उसने सिर उठाया। चेहरा शांत हो चुका था, बस आंखें अभी भी थोड़ी लाल थीं। उसने हाथ बढ़ाकर मेरे माथे पर आए बालों को धीरे से हटा दिया। उसकी उंगलियां बर्फीली थीं, मगर जैसे ही उसने मेरी त्वचा को छुआ, पूरे बदन में जैसे बिजली दौड़ गई। फिर वो बोली, जियांग जी, पितृत्व परीक्षण का नतीजा कल आ जाएगा। ये सुनते ही मेरा कलेजा धक से रह गया। जिस बात का मुझे सबसे ज्यादा डर था, आखिर वो घड़ी आ ही गई। उसने पूछा, अगर नतीजे से ये साबित हो गया कि वो दोनों मेरे बेटे हैं, तो तुम क्या करोगे? मैंने कुछ कहने के लिए मुंह खोला, मगर मेरे मुंह से एक लफ्ज नहीं निकला। मैं करता भी क्या? भाग जाऊं? वो तो मैं एक बार कर चुका हूं। शियाओमान को उसे सौंप दूं? ये मुझसे नहीं हो सकता। बस हम दोनों के बीच एक लंबी खामोशी छा गई। तभी दरवाजे के बाहर से जियांग शियाओमान और छिन झाओ के लड़ने झगड़ने की आवाज आई। मैंने और छिनबिंग ने एक दूसरे की तरफ देखा और हमारी आंखों में एक बेबसी भरी मुस्कान थी। शायद हालात उतने भी बुरे नहीं थे जितना मैं सोच रहा था। अगली सुबह किसी के जोर जोर से मुझे झकझोरने पर मेरी नींद खुली। पापा, जल्दी देखो। जियांग शियाओमान एक लिफाफा मेरी आंखों के सामने लहरा रहा था। पितृत्व परीक्षण रिपोर्ट। मेरा दिल एकदम से बैठ गया। फैसले का दिन आ चुका था। मैंने कांपते हुए हाथों से मैंने वो लिफाफा थामा तो लगा मानो हजारों किलो का हो। छिनबिंग और दोनों बच्चे घबराए हुए मुझे ही देख रहे थे। मैंने गहरी सांस लेकर उसे फाड़ दिया। अंदर के पन्नों पर अजीब अजीब से शब्द लिखे थे। मैंने वो सब छोड़ सीधा आखिरी पन्ने पर नतीजा देखा। डीएनए सीक्वेंस मिलान के विश्लेषण के अनुसार जियांग जी और जियांग शियाओमान के बीच कोई पिता पुत्र का संबंध नहीं है। क्या? मैंने झटके से सिर उठाया। मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। मैंने दोबारा पढ़ा। साफ साफ लिखा था, हमारा कोई खून का रिश्ता नहीं है। ये कैसे हो सकता है? तभी मुझे याद आया, उस दिन सैंपल में गड़बड़ करने के लिए मैंने अपनी उंगली काटी थी, पर घबराहट में जो खून मैंने टपकाया वो शायद मैंने झटके से पास खड़ी छिनबिंग की तरफ देखा। कहीं ये उसका किया धरा तो नहीं? उसने मेरी नजर से नजर मिलाई। उसकी आंखों में जरा भी हलचल नहीं थी। वो बोली, जैसा तुम चाहते थे जियांग जी, वो तुम्हारा बेटा नहीं है। मेरा दिमाग सुन्न हो गया। मेरा बेटा नहीं तो फिर किसका बेटा है? मैं अभी कुछ सोच पाता उससे पहले ही छिनबिंग ने एक और दस्तावेज निकाला और मेरी तरफ बढ़ा दिया। मैंने उसे लेकर देखा। ये छिनबिंग और जियांग शियाओमान की पितृत्व परीक्षण रिपोर्ट थी। नतीजा साफ था, छिनबिंग ही जियांग शियाओमान की असली माँ थी। उसने मुझे घूरते हुए कहा, तो अब क्या कहना है तुम्हें? उसकी आंखों में वही पुरानी बर्फीली नफरत लौट आई थी। तुमने मुझसे 6 साल तक झूठ बोला, मेरे बेटे को मुझसे दूर रखा। वाह जियांग जी, मान गए तुम्हें। मेरे होंठ खुले पर एक लफ्ज नहीं निकला। मैं बस जियांग शियाओमान को देखता रहा। जियांग शियाओमान बस हैरान परेशान हमें देख रहा था। उसे हमारी बातें समझ नहीं आ रही थी। तभी छिन झाओ ने पूछा, माँ, इसका क्या मतलब? क्या अंकल शियाओमान के पापा नहीं हैं? छिनबिंग ने उसे कोई जवाब नहीं दिया। सीधे मेरे पास आई और एक कॉन्ट्रैक्ट मेरे बिस्तर पर फेंक दिया। हमारी पुरानी जान पहचान और तुमने जो जान बचाई उसका लिहाज करके तुम्हें आखिरी मौका दे रही हूँ। उसने कहा, ये रहे 1 करोड़। पैसे लो और हमारी दुनिया से हमेशा के लिए गायब हो जाओ। बच्चों के सामने फिर कभी मत आना। यह रकम 6 साल पहले से दोगुनी थी। इतने पैसों से मैं किसी भी शहर में ऐश की जिंदगी जी सकता था। मैंने उस कॉन्ट्रैक्ट को देखा, फिर बिस्तर के पास खड़े शियाओमान को। इन 6 सालों का हर एक पल मेरी आंखों के सामने एक फिल्म की तरह घूमने लगा। उसका पहली बार मुझे पापा कहना, उसके पहले कदम, जब वो बीमार पड़ा मैं उसे पूरी रात गोद में लिए रहा।
एक पल को भी आंखें नहीं झपकी। जब उसने कोई शरारत की तो मैं ही उसके लिए माफी मांगने जाता था। वो अपनी बचाई हुई टॉफियां चुपके से मेरी जेब में डाल देता था। मैंने एक रोते हुए बच्चे को पाल पोसकर इतना बड़ा कर दिया कि वो पेड़ पर चढ़कर चिड़िया के घोंसले तक पहुंच जाता। वो मेरी पूरी दुनिया था और अब कोई 1 करोड़ में मेरी पूरी दुनिया खरीदना चाहता था। मैं हंस दिया। मैंने वो कॉन्ट्रैक्ट उठाया और छिनबिंग की पथरीली नजरों के सामने उसे फाड़कर टुकड़े टुकड़े कर दिया। कागज के वो टुकड़े बर्फ की तरह जमीन पर बिखर गए। पैसा एक अच्छी चीज है छिनबिंग, पर इस दुनिया में कुछ चीजें हैं जो पैसे से नहीं खरीदी जा सकती। 6 साल पहले मैंने तुम्हारे पैसे लिए और उसे ले गया। वो मेरी गलती थी। इन 6 सालों में मैं उसे अच्छी जिंदगी नहीं दे पाया। मैं नाकाम रहा, पर मैंने हमेशा उसे अपना सगा बेटा माना है। मैंने ही उसे चलना सिखाया, बोलना सिखाया और उसे एक ईमानदार और बहादुर इंसान बनना सिखाया। वो जियांग जी का बेटा है। खून का रिश्ता हो या ना हो, वो हमेशा मेरा ही बेटा रहेगा। तुम्हें वो चाहिए तो मेरी लाश पर से गुजरना होगा। मेरी बातें कमरे में एक बम की तरह फटी और छिनबिंग का चेहरा एकदम सफेद पड़ गया। उसने शायद सपने में भी नहीं सोचा था कि उसकी नजर में पैसों का लालची एक गांव वाला ऐसी बातें करेगा। तभी शियाओमान रो पड़ा, पापा मरना नहीं, मुझे कोई माँ नहीं चाहिए, मुझे बस पापा चाहिए, प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ। वो रोते रोते हांफने लगा और भागकर मेरी टांगों से लिपट गया। मैं भी फौरन नीचे बैठ गया। मैंने उसे कसकर सीने से लगा लिया। मेरी अपनी आंखें भी भर आई थी। पगले, पापा तुम्हें कभी नहीं छोड़ेंगे। तभी छिनझाओ भी हमारे पास चला आया और मेरी ओर देखने लगा। उसने एक नजर अपनी मां पर डाली जिसके चेहरे पर उलझन थी। फिर हिचकिचाते हुए उसने अपना छोटा सा हाथ बढ़ाकर मेरे कपड़े का कोना पकड़ लिया। यह औरत। मैंने छिनबिंग की तरफ उंगली उठाई, पर गुस्से से कुछ बोल ही नहीं पा रहा था। आखिर यह चाहती क्या है? पहले नकली रिपोर्ट, फिर पैसे से मुझे रास्ते से हटाने की कोशिश। तभी छिनबिंग की आवाज आई, मैं बस तुम्हें आजमा रही थी। मैं जानना चाहती थी कि तुम्हारे लिए पैसा ज्यादा जरूरी है या बच्चे। 6 साल पहले तुमने पैसों के लिए सब कुछ छोड़ दिया था। मुझे डर था कि तुम फिर से वही करोगे। मैं सन्न रह गया। तो यह सब मेरा इम्तिहान था? तो मिल गया जवाब? मैंने तन से पूछा। छिनबिंग ने कुछ कहा नहीं और उसकी लाल आंखों ने सब बता दिया। तभी छिन लाओए बोल पड़े, बहुत हुआ, जो बीत गया उसे जाने दो। अब सबसे जरूरी सवाल यह है कि बच्चों का क्या होगा। उन्होंने एक नजर मुझ पर डाली और फिर छिनबिंग पर। तुम दोनों ही बच्चों के सगे माँ बाप हो, कोई दूसरे का हक नहीं छीन सकता। मेरी राय है कि तुम दोनों शादी कर लो। क्या? मैं और छिनबिंग दोनों एक साथ चीख पड़े। शादी? मेरी और इस औरत की शादी? ये बुड्ढे तो मुझसे भी बड़े बड़े सपने देख रहे हैं। छिनबिंग भी चिल्लाई, पापा आप ये क्या बकवास कर रहे हैं? उसने कहा, मेरा और इसका साथ होना नामुमकिन है। मैंने भी फौरन हाँ में हाँ मिलाई। मुझे भी मंजूर नहीं। मुझे गांव की खुली हवा की आदत है। अपनी बाकी जिंदगी किसी बर्फ की चट्टान को देखते हुए नहीं गुजारनी। उसने घूर कर पूछा, किसे कहा बर्फ की चट्टान? जिस पर बात फिट बैठे उसी को। हम दोनों फिर से तू मैं पर उतर आए। तभी छिन लाओ ये गरज पड़े, चुप हो जाओ दोनों। अगर मेरे 2 प्यारे पोतों का सवाल नहीं होता तो मुझे तुम्हारी कोई परवाह नहीं। उन्होंने शियाओमान और छिनझाओ की तरफ इशारा किया। इनसे पूछो, क्या इन्हें एक पूरा परिवार चाहिए? क्या ये चाहते हैं कि इनके मम्मी पापा साथ रहें? दोनों बच्चों ने एक दूसरे की ओर देखा, फिर दोनों ने एक साथ सिर हिला दिया। शियाओमान तो सीधा बोल ही पड़ा, हाँ मैं चाहता हूँ कि अंकल, ओह नहीं, पापा और मम्मी साथ रहें। छिन झाओ भी धीरे से बोला, मैं भी चाहता हूँ। लो जी, इन 2 नन्हे गद्दारों ने तो हमें बेच ही दिया। मेरी और छिनबिंग दोनों की बोलती बंद हो गई। छिन लाओये ने फैसला सुनाया तो फिर तय रहा। उन्होंने आगे समझाया, बच्चों को एक सही पहचान देने और मीडिया का मुंह बंद रखने के लिए तुम दोनों को शादी करनी होगी। हाँ, ये सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज होगी। तुम लोग अलग अलग कमरों में रह सकते हो, एक दूसरे की जिंदगी में कोई दखल नहीं। जब बच्चे बड़े हो जाएं तो तलाक ले लेना, मैं नहीं रोकूंगा। ये सुनकर मैंने और छिनबिंग ने एक दूसरे की तरफ देखा। हम दोनों की आंखों में हिचकिचाहट साफ दिख रही थी। शायद इस वक्त के लिए यही अकेला और सबसे अच्छा हल था। तुम्हें सोचने के लिए 1 दिन का वक्त देता हूँ। इतना कहकर छिन लाओये बटलर के साथ चले गए। वो तो पूरे रौब से चले गए। अब कमरे में हम चारों के बीच ऐसी अजीब खामोशी थी कि कोई भी शर्म से जमीन में अपना घर बना ले। आखिरकार ये चुप्पी मैंने ही तोड़ी। तो बर्फीली, मतलब सीईओ छिन, तुम क्या सोचती हो? मैंने गला साफ करके पूछा। उसने मुझे घूर कर देखा। साफ था कि वो बर्फ की चट्टान वाली बात अब तक भूली नहीं थी। उसने बेरुखी से कहा, बच्चों के लिए मुझे कोई ऐतराज नहीं। मैंने भी सिर हिला दिया, मुझे भी नहीं। और बस मेरी और छिनबिंग की शादी एक झटके में तय हो गई। 3 दिन बाद हम नागरिक मामलों के कार्यालय से अपना विवाह प्रमाण पत्र ले आए। हाथ में वो चटक लाल सर्टिफिकेट देखकर लग रहा था जैसे कोई सपना हो। 6 साल पहले मैंने पैसों के लिए खुद को बेचा था और 6 साल बाद मुझे मेरा बेटा वापस मिल गया था। वाह क्या किस्मत थी। पूरी फिल्मी कहानी बन गई। खैर, इस नए नवेले परिवार की शुरुआत का जश्न मनाने के लिए मैंने खुद अपना हुनर दिखाने का फैसला किया। मैंने शेफ को प्यार से मना कर दिया और अकेले ही पूरी हवेली की रसोई पर कब्जा जमा लिया। श्यामान तो मुंह में पानी भरे पूछने लगा,
पापा क्या मजेदार बना रहे हो, मैंने कहा। तुम सबके लिए मेरी खास डिश देसी हांडी चिकन। मैंने गांव से लाया वो मोटा ताजा मुर्गा निकाला और उसे तैयार करने लगा। जाहिर है छिन झाओ और उसकी माँ ने ऐसा नजारा पहले कभी नहीं देखा था, तो दोनों सहमे हुए दूर से ही देखते रहे। आधे घंटे बाद रसोई से जबरदस्त खुशबू फैलने लगी। मैं भाप उड़ाते चिकन की पूरी डगची और उसके किनारों पर लगी मक्के की रोटियों के साथ मेज पर ले आया। चलो चखो अपने पापा के हाथ का कमाल। सबसे पहले शियाओमान ने हाथ बढ़ाया। उसने एक रोटी उठाई, तरी में डुबोई और खाते ही खुशी से बोला, वाह पापा कितना मजेदार है। फिर मैंने मुर्गे की एक टांग छिन झाओ की कटोरी में रखी। जाओ तुम भी चक्कर देखो। एक निवाला लेते ही उसकी आंखें भी चमक उठी। मैंने गर्व से छिन बिंग की तरफ देखा। सीईओ छिन, आप भी तो चखिए। वो एक पल के लिए हिचकिचाई, लेकिन फिर उसने चॉपस्टिक उठा ही ली। उसने चिकन का एक छोटा टुकड़ा बड़े सलीके से मुंह में रखा और खाते ही चौंक गई। मैंने पूछा कैसा लगा। उसने कुछ नहीं कहा, बस एक के बाद एक टुकड़े उठाती गई। आखिरी में वो लगभग आधी डगची अकेले ही चट कर गई। हाँ, मुंह से चाहे जो कहो, शरीर तो सच बोल ही देता है। खैर, खाने के बाद भी हम चारों के बीच अजीब सी खामोशी थी, तो हम लिविंग रूम में टीवी देखने लगे। शियाओमान और छिन झाओ मुझसे सटकर बैठे चहक रहे थे और छिन बिंग थोड़ी दूर एक सोफे पर बैठी फाइनेंस मैगजीन पढ़ने का दिखावा कर रही थी, पर उसकी नजर बार बार हमारी तरफ ही आ रही थी। टीवी पर कोई कॉमेडी फिल्म चल रही थी और हम तीनों हंस हंस कर लोटपोट हो रहे थे। हमारी हंसी देखकर छिन बिंग के होठों पर भी एक हल्की सी मुस्कान आ ही गई। ठीक उसी पल खिड़की से चांदनी अंदर चली आई और जब वो चांदनी उसके चेहरे पर पड़ी तो मुझे लगा कि ये बर्फ की चट्टान अब उतनी ठंडी नहीं रही। कॉन्ट्रैक्ट मैरिज के बाद की जिंदगी उथल पुथल और कमाल के नतीजों से भरी थी। मैं जियांग झी गांव के एक मुर्गी पालक से सीधा छिन समूह की अध्यक्ष का घर जमाई बन गया था। बेशक इस पति का असली काम तो बच्चों को संभालना था। छिनबिंग अब भी काम में डूबी रहती थी, पर धीरे धीरे वो जल्दी घर लौटने लगी थी। पहले जो ऑफिस से सबसे आखिर में निकलती थी, अब वो फालतू की मीटिंग्स छोड़कर खाने से पहले घर आ जाती थी, क्योंकि उसे पता था कि हम 3 लोग उसका इंतजार कर रहे हैं। मैंने अपना दूसरा करियर भी शुरू कर दिया था, एक हाउस हस्बैंड का, और अपनी शानदार कुकिंग के दम पर मैंने तीनों के पेट पर कब्जा कर लिया, वास्कर छिनबिंग के। मुंह से तो वो मेरे खाने को ऑयली और अनहेल्दी बताती, पर हर बार सबसे ज्यादा वही खाती थी। दोनों बेटों का रिश्ता भी गहरा हो रहा था। शियाओमान तो छिनझाओ का पर्सनल बॉडीगार्ड बन गया था। किंडरगार्टन में अगर कोई छिनझाओ को तंग करने की हिम्मत करता तो शियाओमान फौरन उससे भिड़ जाता। वहीं छिनझाओ शियाओमान का पर्सनल टीचर बन गया था, जो हर रात उसे होमवर्क कराता और कहानियां सुनाता था। एक खरगोश जैसा तेज तो दूसरा एकदम शांत। पर हैरानी की बात यह थी कि दोनों की जोड़ी कमाल की जमती थी। उस दिन छिन समूह की सालगिरह की पार्टी थी और प्रेसिडेंट का पति होने के नाते छिन बिंग ने मुझे वहां हाजिर होने का हुक्म सुना दिया था। मैं उधार का एक कस्टम डिजाइनर सूट पहनकर उन सजे धजे लोगों की भीड़ में बड़ा अजीब महसूस कर रहा था। लग रहा था जैसे हंसों के झुंड में कोई हस्की घुस आया हो। और दूसरी तरफ थी छिनबिंग, किसी महारानी की तरह। उसने चांदी की एक चमचमाती ड्रेस पहनी थी और बला की खूबसूरत लग रही थी। वो मेरी बाह पकड़े बड़े बड़े बिजनेस वालों के बीच घूम रही थी। ये मेरे पति हैं जियांग झी। जब भी वो मेरा ऐसे परिचय कराती, मैं उन बड़े बड़े लोगों की नजरों को महसूस कर सकता था, जिसमें जलन थी, नफरत थी। हाँ, घूर लो, बीवी के पैसों पर ऐश तो तुम सब करना चाहते हो, पर यह मौका तुम्हें थोड़े ही मिलेगा। पार्टी अभी आधी ही हुई थी कि एक चिकना चुपड़ा सा आदमी शराब का गिलास लिए हमारी तरफ आया। अरे ये तो सीईओ वांग था, उसी दुश्मन कंपनी का मालिक जिसने हमें घेरने के लिए अस्पताल में रिपोर्टर भेजे थे। वो बोला, सीईओ छिन, बड़े दिनों बाद मिले, आप तो और भी हसीन हो गई हैं। सीईओ वांग ने एक मक्कारी भरी मुस्कान के साथ कहा, तो आप ही हैं वो मशहूर मिस्टर जियांग, आपके बड़े चर्चे सुने हैं। क्या पर्सनैलिटी है। उसकी बातों में जो तंज था उसे कोई बेवकूफ भी सुन सकता था। छिनबिंग का चेहरा गुस्से से तमतमा गया और वो कुछ कहने ही वाली थी, पर मैंने एक कदम आगे बढ़कर उसका हाथ थाम लिया। फिर मैं सीईओ वांग की तरफ मुड़ा और एक चौड़ी मुस्कान के साथ बोला, तो आप हैं सीईओ वांग, आपके भी बड़े चर्चे सुने हैं। सुना है आपकी कंपनी के कैश फ्लो में कुछ दिक्कत चल रही है। खैर, बिजनेस में तो नफा नुकसान होता रहता है। मैं तो किस्मत का धनी हूँ, इतनी अच्छी बीवी जो मिली है, अब मुझे जिंदगी भर फिक्र करने की जरूरत नहीं। इतना कहकर मैंने जानबूझकर छिनबिंग की कमर में हाथ डाला और उसके कान में फुसफुसाया, क्यों बीवी, सही कहा ना। उसका जिस्म पल भर के लिए अकड़ा, पर उसने मेरा साथ देते हुए सिर हिला दिया। सीईओ वांग का चेहरा एकदम हरा पड़ गया। कहने को तो मैं बीवी के पैसों पर पलने की शेखी बघार रहा था, पर असल में मैं उसकी कंपनी की खस्ता हालत पर ताना मार रहा था और साथ ही अपना प्यार भी दिखा रहा था। चोट ज्यादा गहरी नहीं थी, पर बेइज्जती भरपूर थी। सीईओ वांग गुस्से से बस तुम ही कर पाया। मैंने भी एक शैंपेन का गिलास उठाया और ठीक उसी के अंदाज में घुमाते हुए कहा, सीईओ वांग, यहाँ दूसरों से जलने से बेहतर है आप घर जाकर ये सोचिए कि अपने कर्मचारियों को तनख्वाह कैसे देंगे। कहीं आपकी कंपनी दिवालिया हो गई
तो नौकरी के लिए मेरी बीवी के पास ही आना पड़ेगा। इतना कहकर मैं छिनबिंग का हाथ पकड़कर शान से वहां से निकल गया। पीछे सीईओ वांग गुस्से से बौखला रहा था। एक कोने में पहुंचते ही छिनबिंग ने मेरा हाथ झटक दिया। वो मुझे बड़ी उलझन भरी नजरों से देख रही थी। मैंने पूछा, अब मैंने क्या कर दिया? मैंने अकड़कर भौहें उचकाई। तुम्हारी तरफ से बदला लिया है, शुक्रिया की जरूरत नहीं। छिनबिंग देर तक चुप रही, फिर अचानक पूछा, तुम आविर हो कौन? मैं मुस्कुराया, एक किसान, तुम्हारे बेटों का बाप और कानूनन तुम्हारा पति। उसने पूछा, और आगे? आगे का आगे देखेंगे। मेरी नजर बैंक्वेट हॉल की जगमगाती रोशनियों को पार करती हुई दूर चुपके से केक खा रहे उन दो नन्हे बच्चों पर जा टिकी। कम से कम अभी के लिए सब कुछ अच्छा लग रहा है। छिनबिंग ने मेरी नजरों का पीछा किया और मुस्कुरा दी। उसकी मुस्कान ऐसी थी जैसे पहली बार बर्फ पिघली हो, जैसे बाहर में फूल खिल उठे हों। शायद जिंदगी ऐसी ही होती है। कौन सोच सकता था कि 6 साल पहले की वो उटपटांग डील मुझे इतना शोर शराबे वाला पर बेहद प्यारा परिवार देगी। मैंने अपनी बीवी और थोड़ी दूर खड़े अपने दोनों बेटों को देखा। दिल में एक अजीब सा सुकून था। खैर, बीवी के पैसों पर पूरी जिंदगी ऐश करने का सौदा बुरा नहीं है।